नमस्कार साथियों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। प्रश्नमाला की आज 33वीं कड़ी है और बड़ी ही महत्वपूर्ण कड़ी है। अब तक आप लोगों की 32 क्लासेस हो चुकी हैं और हर एक क्लास अपने आप में महत्वपूर्ण रही है। जो भी नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं वो एक बार पूरी क्लास जरूर देखेंगे। पूरी क्लास देखेंगे आपको पता चलेगा कि प्रश्नमाला 1 से लेकर के आज 33वीं प्रश्नमाला तक कितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और लगभग हिंदी साहित्य के हर कोने को छुआ जा चुका है। अब इसके बाद लगभग 15 से 20 पेपर करवाने के बाद आप लोगों को एक रिवीजन की क्लास लाने वाले हैं हम, और वहां आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप भी होंगे, हम भी होंगे लाइव क्लास में और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा होगा 10-15 क्लासेस और हो जाएं ताकि जो प्रश्न हमारे छूटे हुए हैं, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, ज्ञान का सागर है, ज्ञान तो सागर ही है, वो भी हिंदी साहित्य हो या फिर व्याकरण हो, तो तमाम प्रश्न कराए जा चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नमाला को। हाँ, एक बात और, काफी साथी अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि वहां सूचनाएं डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहती हैं। केदारनाथ अग्रवाल की एक प्रेरणादायक पंक्तियां हैं और वो हो सकता है आप ही के लिए हो, हर एक के लिए है कि इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। आप सफल होइए और अच्छे स्थान पर पहुंचिए, तो इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी अगर आप सफल होते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं मन लगा के, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर आप जो भी विद्यार्जन किए हैं उसको फैलाने का आपको पूरा अवसर मिलेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इसे आप ध्यान भी रखेंगे, इसको अपने जीवन में आत्मसात भी करेंगे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नमाला को। आज पहला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर निबंध के लेखक हैं। पंच परमेश्वर निबंध के लेखक हैं। आपसे पूछा जा रहा है ये किसका निबंध है? प्रेमचंद, रांगे राघव, प्रताप नारायण मिश्र या फिर गिरिराज किशोर। ठीक है, इसका आप लोग सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पंच परमेश्वर निबंध के लेखक कौन होंगे? देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। एक बात आपको बता दें कि जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें एकाध प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं जो मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित होते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक प्रेमचंद भी हैं और पंच परमेश्वर नाम से कहानी रांगे राघव ने भी लिखा है। किसने लिखा है? तो कहानी जो है प्रेमचंद ने भी लिखा है और रांगे राघव ने भी लिखा है, एक ही नाम से, पंच परमेश्वर। लेकिन यहां आपसे पूछा गया है कि पंच परमेश्वर निबंध के लेखक कौन है। तो अगर निबंध की बात जब आपसे की जाएगी तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने लायक है। अभी तक बहुत सारे साथी जो है पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद जी के बारे में सुना होगा आपने, लेकिन पंच परमेश्वर कहानी जो है रांगे राघव की भी है और पंच परमेश्वर नाम से निबंध प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? देखिए, कहानी के 5-6 मुख्य तत्व होते हैं जिसमें उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र, देश काल या वातावरण। तो इसमें आपको चुनना है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व होता है, यानी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण
तत्व कौन सा है? और आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र और देश काल। तो साथियों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कथा वस्तु है ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमाया भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कहानी का तत्व है या नहीं है। तो कहानी के तत्वों को भी आप याद रखेंगे, उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र, संवाद, शैली, ये सब कहानी के मुख्य तत्व हैं। देश काल या वातावरण, या वातावरण। तो प्रश्न के अंदर से प्रश्न निकाल के आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि हरिऔध की किस रचना में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हरिऔध की किस रचना में नहीं हुआ है। चुभते चौभते, बोलचाल, चोखे चौभते या फिर प्रिय प्रवास। चुभते चौभते, बोलचाल, चोखे चौभते या फिर प्रिय प्रवास, इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, चुभते चौभते, बोलचाल, चोखे चौभते, इन तीनों विकल्पों में यानी इन तीनों रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रिय प्रवास में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 है और इसे क्या कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्राचीनतम आत्मचित्र, आत्मचित्र का मतलब आत्मकथा, आत्मचित्र। देखिए ऐसे विकल्प आपको मिल सकते हैं कि हिंदी की प्राचीनतम आत्मचित्र या आत्मकथा किसका है? बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक, राहुल फ्रांकित्यायनकृत मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरिकृत मेरी आत्म कहानी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्रीकृत मेरी आत्म कहानी। ठीक, अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक जो है यह सबसे प्राचीनतम आत्मकथा है। ठीक है, इसका रचना काल थोड़ा देख लेते हैं। 1641 ईस्वी। क्या है इसका रचना काल? 1641 ईस्वी। जहां पे प्रथम करके अगर कुछ लिखा हो तो थोड़ा ध्यान दिया करिए कि उसका जो है डेट आपसे पूछा जा सकता है, रचना वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण के अनुरूप जब भाषा ढल जाती है, उसके सम्मत यानी उसके अनुरूप हो जाती है, तो भाषा को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा या फिर संवाद। मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा या फिर उसको संवाद कहते हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है। देखते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मानक भाषा। क्या होगा? मानक भाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। विवाद शब्द का विलोम होता है। विवाद, विवाद शब्द का विलोम होता है, यानी विवाद शब्द का विलोम क्या होता है? वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। वैमनस्य, निर्विवाद, कलह या फिर संवाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निर्विवाद। ठीक है, किसी से विवाद न करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाअंधेर नगरी, देखिए एक और मजेदार प्रश्न मिल गया है कि महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है? महाअंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, विजयानंद त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास। अब कुछ क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैटर्न कुछ बदला हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विजयानंद त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा विजयानंद त्रिपाठी। महाअंधेर नगरी किसका प्रश्न है? तो यह विजयानंद त्रिपाठी का है।
और अगर अंधेर नगरी पूछा जाता तब आपका उत्तर होता भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामविलास शर्मा की किस कृति पर उन्हें प्रथम व्यास सम्मान मिला? कौन सी ऐसी रचना है रामविलास शर्मा की जिसके लिए उनको प्रथम व्यास सम्मान मिला हुआ है? प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी। थोड़ा व्यवधान आ गया था पर कोई बात नहीं। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास की परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना। अब इसमें आपको बताना है कि रामविलास शर्मा की किस कृति पर उन्हें प्रथम व्यास सम्मान मिला है। तो ध्यान रहे, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस रचना के लिए इनको क्या मिला है? प्रथम पहला व्यास सम्मान मिला है। किसको मिला है? राम। अब इसी प्रश्न को आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि पहला व्यास सम्मान किसे मिला। सीधा सीधा प्रश्न बनाया जाएगा कि पहला व्यास सम्मान किसे मिला है। तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि पहला व्यास सम्मान जब पूछा जाएगा तो यह किसको मिला है? रामविलास शर्मा को। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या फिर अज्ञे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या फिर अज्ञे, इसमें से किसने लिखा नई कविता और अस्तित्ववाद? एक चीज और आप लोग हिंदी में ध्यान दिया करिए, खास करके आलोचना ग्रंथों में, जिन आलोचना ग्रंथों का नाम थोड़ा लंबा हो और बीच में और शब्द लगा हो, ज्यादातर वे ग्रंथ किसके होते हैं? रामविलास शर्मा के। और यही आपका उत्तर होगा। विवाद करके संवाद करना किस आलोचक की विशिष्ट शैली मानी जाती है? यानी कौन सा आलोचक ऐसा है जिसकी यह शैली है विवाद करके संवाद करना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विवाद करके संवाद करना किस आलोचक की विशिष्ट शैली मानी जाती है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान या फिर मुक्तिबोध? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान या फिर मुक्तिबोध? तो बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। क्या होगा इसका सही उत्तर? नामवर सिंह। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं या फिर तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प को आपको चुनना है कि इसमें सही कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता काली या फिर इंदु बाली? तो साथियों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ममता कालिया। ममता कालिया के कुछ प्रमुख कहानी संग्रह देखते हैं। छुटकारा, छुटकारा, एक अदद औरत, एक छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, प्रतिदिन
मुखौटा, ठीक। अब इसमें देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है ये सीट नंबर 6 और इसके बाद एक अदद औरत तो बिल्कुल आप दिमाग में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए कि कोई भी बात आपको अगर ब्लैक बोर्ड पे बता दी जाए, लिखा दी जाए, तो वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपसे एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें कौन अशुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। एक अशुद्ध वाक्य है और उसी का आपको चयन करना है। देखते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, शुद्ध वाक्य है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, यही अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप क्या होगा? मुझसे यह कार्य संभव नहीं होगा, या मुझसे यह कार्य संभव नहीं है, यही इसका शुद्ध रूप होगा। बाकी सारे विकल्प पहले से ही शुद्ध है। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? एक पाश्चात्य काव्यशास्त्री, जैसा मैं बताता हूं हमेशा कि प्रश्न आपको मिलने वाला है कि किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, अरस्तु या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए कि किसने जो है अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है। तो देखते हैं, अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाय। प्रस्तुत पंक्ति में क्या है? भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। तब तक मैं बताता हूं कि ये पंक्तियां हैं किसकी। ये पंक्तियां कबीरदास की हैं। किसकी हैं? कबीरदास की हैं। और कस्तूरी कुंडल विषय, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं, दुनिया देखा नाय। तो इसमें कौन सी भावना है? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अद्वैतवाद। अद्वैत का अर्थ होता है कि दो न होकर के एक, ठीक। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां, ठीक है। रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया या फिर नरेंद्र कोहली। इसमें सही उत्तर का चुनाव करिए कि जीप पर सवार इल्लियां। सभी ने यह पढ़ा हुआ है, यह जो निबंध है ये सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या है। तो यह शरद जोशी का जो है हास्य व्यंग रचना है और निबंध भी है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? बहुत फेमस कहानी है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अलगे ओझा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, दिल की रानी। अलगे ओझा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, दिल की रानी। अब जो प्रश्न पहले के छोटे छोटे प्रश्न छूट गए थे, सरल प्रश्न थे, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। अब दो दो चार चार प्रश्न करके आपकी प्रश्नमाला में उनको भी समाहित किया जाएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने न पाए और हिंदी साहित्य के इतिहास, व्याकरण और काव्यशास्त्र के सारे प्रश्न आप तक पहुंच जाएं, भले ही वो सरल हो। तो अब देखिए, आपको देखने में बड़ा सरल लग रहा होगा, लेकिन अब यह जो है आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक। तो यह पूस की रात जो कहानी है उसी की ये दोनों पात्र हैं। यह किसकी कहानी है? तो यह प्रेमचंद की कहानी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? श्रीहर्ष की नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। शिशुपाल बधन, अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नव साहसांक चरित चंपू, ठीक है। ELT 2018 का यह प्रश्न है, मुझे याद आ गया। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिशुपाल बधन। यह किसकी रचना है? तो यह माघ की रचना है। किसकी रचना है?
माघ की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया। अस्मिता मूलक जो विमर्श है उसको किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया यानी संपुष्ट किया। वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस या फिर दस्तावेज, इन चारों पत्रिकाओं ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? तो सबसे ज्यादा समर्थन जो है हंस ने किया था। ठीक है, नेत्रोन्मीलन किसका नाटक है? नेत्रोन्मीलन किसका नाटक है देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या फिर श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास, इसमें से कौन है जिसका नाटक नेत्रोन्मीलन है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर साथियों होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने नेत्रोन्मीलन जो है नाटक लिखा था। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका या फिर आनंद विलास। जो लक्षण ग्रंथ राजा जसवंत सिंह लिखे उसका क्या नाम है? तो साथियों उसका नाम है भाषा भूषण। क्या नाम है? भाषा भूषण। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? देखिए मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में था, बटा हुआ था। 1934, 1913, 1900 या फिर 1910। तो मिश्र बंधु विनोद का जो प्रकाशन वर्ष है, मिश्र बंधु विनोद 3 भागों का जो प्रकाशन है, 3 भागों का जो प्रकाशन है उसका वर्ष कब है? उसका वर्ष 1913 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ है। तो चौथे भाग का अगर आपसे प्रकाशन पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा 1934। क्या उत्तर होगा? 1934। यानी 3 भाग, पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। एक आपसे कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? कथन के लिए एक अलग से पतली सी कॉपी आप लोग बना लीजिए और जितने भी मैं यहाँ कथन हल करवाता हूँ वो सारे कथन कहीं न कहीं ज्यादा 90% कथन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो कथन से संबंधित प्रश्न आपको तैयार करने में बड़ी आसानी रहेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर का आप लोग चुनाव करिए। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जन्मवादी कवि भी था। देखिए एक समालोचक ऐसे भी हैं आलोचक जो कि आलोचक के साथ साथ जन्मवादी कवि भी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्मला जैन, रामविलास शर्मा, विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक, इन चारों में से कौन था जो कि समालोचक के साथ साथ जन्मवादी कवि भी था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों रामविलास शर्मा। क्या उत्तर होगा? रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हिंदी कविता में फैंटेसी के लिए फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? यानी फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता आपसे पूछा जा रहा है। शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञे। अब देखिए कैसे फंस जाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे तुरंत लगा देंगे ठीक है, फैंटेसी नाम सुनते ही मुक्तिबोध लगा के आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया मुखर प्रयोक्ता, अगर कोई छात्र इसमें अटक गया कि मुखर प्रयोक्ता, यानी वो कंफ्यूजन बढ़ाना शुरू कर दिया अपनी, कंफ्यूजन है नहीं। तो ध्यान रहे कि जब भी आपसे फैंटेसी की बात की जाए तो हमेशा आपका उत्तर मुक्तिबोध ही होगा। क्या होगा? मुक्तिबोध। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता, तो आपको क्या लगाना है उत्तर? मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक और प्रश्न देखते हैं कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है। देखिए कितनी गजब की लाइनें हैं, कितना गजब का प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या फिर नामवर सिंह। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से आप लोग अपने उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रहे साथियों, विजय देव नारायण शाही ने, इन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किया। क्या किया? सूफी काव्य इनको नहीं मानते हैं, पद्मावत को नहीं मानते हैं। अर्थ वैमलय प्रसादः, अर्थ वैमलय प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? यह परिभाषा किस आचार्य की है? देखिए संस्कृत पर दिया है और उसके बाद उसकी परिभाषा दी है, तो यह किससे संबंधित है यही आपको बताना है। आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन, दंडी। आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन और दंडी। जल्दी से इसका आप लोग उत्तर बताइए। साथियों इसका सही उत्तर होगा वामन। क्या उत्तर होगा? वामन। यह वामन की जो है पंक्तियां हैं, कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। आप लोग अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। इस प्रश्न में एक छोटी सी बारीकी है, पहली बार ऐसा प्रश्न पूछा गया आपसे जानबूझकर। महीना, अनुग्रह, क्रिया या सप्ताह, इन चारों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। जल्दी से बताइए, आपको थोड़ा समय भी दिया जाएगा। प्रश्न ही ऐसा है कि आपको समय चाहिए। आप लोग बिल्कुल सोच समझ के निर्णय लेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए एक एक को देखते हैं। महीना, ठीक है, इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है, महीना ऐसे ही लिखा जाएगा। अनुग्रह, इसका मतलब ये विकल्प भी सही है, अनुग्रह भी ऐसे लिखा जाएगा। क्रिया तो सभी लोग परिचित हैं। अंतिम विकल्प है सप्ताह, तो सप्ताह भी साथियों ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी यह प्रश्न जो है इसको हम यफ कर दे रहे हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये चारों विकल्प सही हैं, ये चारों बिल्कुल शुद्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पृश धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? लंग लकार मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? अस्पृशः, अस्पृशताम, अस्पृशतम, अस्पृशत। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का आप चयन करिए कि सही विकल्प क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अस्पृशताम। क्या होगा? अस्पृशताम। आज के दिन का 30वां प्रश्न है कि बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, शिवपूजन सहाय, मोहन राकेश, विष्णुकांत शास्त्री। राहुल सांकृत्यायन, शिवपूजन सहाय, मोहन राकेश या फिर विष्णुकांत शास्त्री। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का आप चयन करिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो बचपन की स्मृतियां संस्मरण जो है यह राहुल सांकृत्यायन की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। अब देखते हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का संस्मरण पूछा जा चुका है कब? टीजीटी 2021 में। क्या नाम है? वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग। मोहन राकेश का संस्मरण क्या है? समय सारथी। और विष्णुकांत शास्त्री ने क्या लिखा? इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुधिया उस चंदन के, सुधिया उस चंदन के वन की। ठीक है, तो ये संस्मरण जो भी हैं, चारों विकल्प जो दिए गए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय का भावधारा का कवि है। विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है, ठीक है, आपसे नहीं पूछा गया है। सोहनलाल द्विवेदी, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर दिनकर। जो छायावाद के बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा विकसित हुई थी, ये उसी से संबंधित प्रश्न है कि राष्ट्रीय भावधारा का विशुद्ध कवि कौन नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर। तो ध्यान रहे, नागार्जुन जो है यह प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी। सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर जो है विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं, यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ये कवि हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है, देखते हैं। हर प्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद बनर्जी, राहुल फ्रांकितियान या फिर डॉक्टर शहीदुल्ला। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया, तो ये राहुल फ्रांकितियान थे। कौन था? राहुल फ्रांकितियान। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्यधारा के लेखक हैं, हिंदी काव्यधारा के लेखक कौन हैं, इस तरीके से भी आपसे सीधा प्रश्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया। अब देखिए, पूछा जा रहा है आलोचना का संपादन नहीं किया था। नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया या शिवप्रसाद सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, सॉरी। तो इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसका संपादन नहीं किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य है, तुम जाओ और खाना खाओ। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक या फिर आज्ञावाचक। तो ध्यान रहे साथियों, इसमें बताया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि तुम जाओ और खाना खाओ। तो ये कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर। किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? इसका सही विकल्प होगा खुसरो। ये खुसरो की एक पहेली है। क्या है? पहेली है। एक पहेली मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये खुसरो की पहेली है और इस पहेली का आपको उत्तर देना है। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजभाषा क्या होता है? मैंने कल बताया था कि सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसी को राजभाषा कहते हैं। 26 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949 या फिर 15 अगस्त 1947 और अंतिम विकल्प है 14 सितंबर 1949। कब जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। क्या उत्तर होगा? 14 सितंबर 1949। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कृष्ण के साथ राधा, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री सनकादि, ब्रह्म, रुद्र। श्री सनकादि, ब्रह्म या फिर रुद्र। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का आप चयन करिए कि कृष्ण के साथ राधा की महानता। तो कृष्ण के साथ जो राधा की महानता दर्शाई गई वो किसमें दर्शाई गई है? सनकादि संप्रदाय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी?
रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने दी है, नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, या फिर मिश्र बंधु ने? किसने श्रृंगार काल कहा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद। क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद होगा। ठीक है, अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा था। रीतकाल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा। यह बात आपको ध्यान रखने वाली थी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जिस पे अभियोग लगाया गया हो, अभियोगी, वादी, अभियुक्त या फिर अपराधी। अभियोगी, वादी, अभियुक्त या फिर अपराधी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। इसका सही उत्तर अभियुक्त होगा। यानी जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या नाम देंगे, यानी उसको क्या कहेंगे? उसको अभियुक्त कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? देखिए 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है, यही बताना है। जायसी, कुतुबन, उस्मान या फिर नंददास। जायसी, कुतुबन, उस्मान और नंददास। ध्यान रहे जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं उनमें लगभग सबकी भाषा क्या थी? अवधी थी। और नंददास जो है इनकी भाषा क्या है? कृष्ण काव्य से संबंधित है और इनकी भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? ताज कविता इंपॉर्टेंट है, प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हालावादी। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर हालावादी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवादी। यानी जो ताज कविता है वो प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। ताज कविता आज आप लोग जरूर पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वह प्रगतिवाद का प्रतिनिधित्व करती है। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा पात्र है जो शिक्षक का काम करता था? ठीक है, जिसका कर्म क्या था? शिक्षक का था। मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, ओंकारनाथ या फिर मेहता। मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, ओंकारनाथ या फिर मेहता। इसमें सही उत्तर आप बताइए कि आप लोग बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा मेहता। ठीक है, ये किसका काम करते थे? तो ये शिक्षक का काम करते थे, ये शिक्षक थे। और ये सारे पात्र जो हैं गोदान के हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। अब रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीक। रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीक। जल्दी आप लोग बताइए कि इनकी शिष्य परंपरा में कौन आता है। इसमें से रामानुजाचार्य जो है वो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते थे। श्याम सगाई भक्तिकालीन रचना के लेखक हैं। एक रचना है जिसका नाम है श्याम सगाई, और अब इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लेखक कौन था? सूरदास, नाभादास, नंददास या फिर हित हरिवंश। सूरदास, नाभादास, नंददास या फिर हित हरिवंश। तो श्याम सगाई किसकी रचना है? ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि श्याम सगाई के लेखक कौन है, श्याम सगाई किसकी रचना है? तो आपको बताना होगा यह नंददास की रचना है। एक प्रश्न को जब आप पढ़ते हैं कई बार पढ़ लीजिए कई तरीके से। अब पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से नंददास की कौन सी रचना है। अलग अलग रचनाएं दी जाएंगी और उसमें एक विकल्प रहेगा श्याम सगाई। ठीक है, तो हर तरीके से अगर दिमाग में घुमा के पढ़ते रहेंगे तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है प्रश्नों को याद करने का। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा
तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। अब ये पंक्तियां पूछी जा रही किसकी हैं? बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट। दिनकर निराला प्रसाद महादेवी वर्मा। दिनकर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से एक विकल्प का चयन करना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो देखते हैं सही विकल्प क्या होता है। इसका सही विकल्प होगा दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की यह लाइनें हैं और किस रचना से हैं? तो ये लाइनें जो हैं वो कुरुक्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि दी गई? सभी साथी परिचित होंगे कि राजशेखर की उपाधि किसे दी गई? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई या फिर जगनीक। इन चारों में से कौन है जिसे राजशेखर की उपाधि दी गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा अगर उपाधि धारक कोई है तो वो विद्यापति है। यानी आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा उपाधियां किसको मिली? तो किसको मिली हैं? विद्यापति को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंझन, मृगावती कुतुबन, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद। 4 विकल्प हैं, एक तरफ जो है रचनाएं दी गई, दूसरी तरफ रचनाकार। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं और हाँ पे जरूर आप ध्यान देंगे। गड़बड़ी कब होती है एग्जाम में? जब आप प्रश्न 125 प्रश्न में लगभग समय आपका समाप्त हो रहा होता है और आप क्वेश्चन जो है पूरे नहीं कर पाए होते, फिर उस समय क्या होता है? उस समय हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में आप बहुत तेजी के साथ प्रश्न पढ़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न उस समय दिक्कत करने लगते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान देंगे। समय का मैनेजमेंट भी अभी से आप सीखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान की रचना है, बिल्कुल सही है। मधुमालती मंझन की रचना है, मृगावती कुतुबन का है, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का नहीं है, बल्कि कासिम शाह का है। कासिम शाह का है। नूर मोहम्मद जो है यह कासिम शाह की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतिहास चक्र नाटक के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा रहा है इतिहास चक्र नाटक के लेखक कौन है? हमीदुल्लाह, शंकर सेठ, दया प्रकाश सिन्हा या फिर मुद्रा राक्षस। 4 विकल्प दिए गए हैं और इतिहास चक्र नाटक के लेखक पूछे जा रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। किसका नाटक है? दया प्रकाश सिन्हा का। अगला प्रश्न देखते हैं। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि वेशभूषा के माध्यम से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार्य कहा जाता है। अनुभव के जो 4 प्रकार होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य, उन्हीं सी में से एक आहार्य भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है कि भक्ति काल आपसे पूछा जा सकता है शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा। संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700 या फिर संवत 1700 से 1900 और अंतिम विकल्प है संवत 1900 से अब तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा संवत 1375 से लेकर 1700। ठीक है, तो यह क्या है? भक्ति काल का समय है और इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था और उसका समय क्या माना है? 1050 से 1375। 1375 से 1700 विक्रम संवत को क्या माना? भक्ति काल माना। रीत काल की समय सीमा क्या मानी? संवत 1700 से 1900
जो है इन्होंने रीतिकाल की समय सीमा मानी थी, और आधुनिक काल को शुक्ल गद्य काल कहते हैं, और इसकी समय सीमा संवत 1900 से लेकर के अब तक मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर कौन सी लोकोक्ति कही जाती है? किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर कौन सी लोकोक्ति कही जाती है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, आगे नाथ ने पीछे पगहा, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, आंख का अंधा नाम नयन सूंघ। तो किसी तरीके से जिम्मेदारी न होने पर क्या कहा जाता है? आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक हैं। सीधे एक उपन्यास का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर या फिर श्रीलाल शुक्ल। अब आपसे पहला पड़ाव के लेखक पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा श्रीलाल शुक्ल। क्या होगा इसका सही उत्तर? श्रीलाल शुक्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? पूर्णतया कल्पित है, भगवत पुराण, रामायण या फिर महाभारत। पूर्णतया कल्पित है, भगवत पुराण, रामायण या फिर महाभारत। तो यह जो है, जो कथा है रश्मिरथी की, यह किससे ली गई है? महाभारत से। अद्वैतवाद के अनुसार, अब अद्वैतवाद के अनुसार यानी अद्वैतवाद के बारे में पूछा जा रहा है। जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्मा विशेषण युक्त है। अद्वैतवाद के अनुसार सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा जीव और ब्रह्म एक है। द्वैत का मतलब होता है द्व, अद्वैत का मतलब होता है दो न होकर के एक, यानी जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द संज्ञा है? अब इसमें संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। चलिए, नदी जो है यह संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। अब हमें पता नहीं है कि कौन सी नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र, यानी पूरे एक समूह, एक जाति का बोध हो रहा है, तो यहां जातिवाचक संज्ञा होगा, संज्ञा। उचित, वर्तमान, अनुचित। उचित, वर्तमान और अनुचित, ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, ये तीनों विकल्प क्या हैं? विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक हैं। आज रामविलास शर्मा की लगभग 3-4 रचनाएं आपको मिल गई देखने को। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नामवर सिंह। तो शुरू में ही मैंने आपको उत्तर बता दिया था, यह रचना किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। कुछ कहानियां दी गई हैं और उसके सामने जो है कहानी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टर कमलेश्वर, राजा निर्वंश या अमरकांत, बादलों घेरे उषा प्रियमवदा, यही सच है मनु भंडारी। सुमेलित है पूछा, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, सही क्या होगा इसका उत्तर? इसमें जो है, इसका जो प्रश्न है ये ऐसे होना चाहिए, इसमें कौन सा सुमेलित है। ठीक है, अब इसको फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? डिप्टी कलेक्टर कमलेश्वर, राजा निर्वंशी अमरकांत, बादलों घेरे उषा प्रियमवदा, यही सच है मनु भंडारी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यही सच है मन्नू भंडारी। वो मिसप्रिंट हो गया था, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। अब एक एक करते हुए चलेंगे, एक एक विकल्प को देखते चलेंगे। डिप्टी कलेक्टर जो है यह कमलेश्वर का नहीं है, किसका है? अमरकांत की कहानी है, अमरकांत। राजा निर्वंशिया, यह कमलेश्वर की कहानी है।
कमलेश्वर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बादलों के घेरे, तो बादलों के जो घेरे हैं ये उषा प्रियंवदा का ना होकर के कृष्णा सोबती का है। किसका है कहानी है? कृष्णा सोबती। और जो चारों विकल्प हैं ये क्या हैं? ये कहानियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है। बड़ा सरल सा प्रश्न आपको मिल गया कि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है। आपका बड्डी, गोदान, सूरज का 7वां घोड़ा, त्यागपत्र। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा गोदान। आपका बंटी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। भारती। त्यागपत्र, जैनेन्द्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? ठीक है, 1917, 1910, 1914 या फिर 1909। हिंदी नवरत्न, तो हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु की है। मिश्र बंधु। और इसका जो रचना काल है, रचना वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर होगा 1910। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। रीतकाल के कवि हैं जो ऋतु वर्णन में बड़े ही माहिर थे, बड़े ही निपुण थे। सेनापति, गंग कवि, केशवदास, बनारसी दास। सेनापति, गंग कवि और केशवदास, बनारसी दास। ये 4 विकल्प हैं, आपको एक विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा सेनापति। सेनापति जो है ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। देखिए समय समाप्त हो गया, प्रश्न भी समाप्त हो गया। और 60 प्रश्न आज जो आपको करवाए गए, देखिए उसमें कुछ सरल प्रश्न। अब मैं कम से कम 3-4 प्रश्न या 10 प्रश्न कोशिश करूंगा बिल्कुल इजी सा लेकर के आऊं, ताकि जो छूट गए हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रश्न, अब उनको भी अपनी प्रश्नमाला में हम लोग समाहित करेंगे, ताकि जो हमारी प्रश्नमाला अनेक प्रकार से पुष्पित पल्लवित हुई है, सजी हुई है, उसमें और भी 4 चांद लग जाए। तो कल फिर से मिलते हैं एक महत्वपूर्ण क्लास में और देखते हैं कल की क्लास में हम लोगों के लिए क्या खास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों क्लास करने के लिए। कल फिर से मिलते हैं और अधिक से अधिक वीडियो आप लोग शेयर किया करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे हमको पता चल सके कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। कमेंट भी किया करिए, जो आपकी समस्याएं हैं उसको भी हमसे शेयर किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।